महाराष्ट्र के अंदर आप जानते हैं विधानसभा का चुनाव हो रहा है और विधानसभा का चुनाव का प्रचार जो है वो चरम सीमा पर है। हर पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की तरफ से जो वोटर्स हैं, जो वहां के आम जनता है, उनको अपनी अपनी पार्टी की तरफ लुभाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। यहाँ तक के लोगों के घर घर जाया जा रहा है, गांव मोहल्ले का जो है पैदल यात्रा भी किया जा रहा है और लोगों को अपनी पार्टी के उम्मीदवार की तरफ वोट करने की अपील की जा रही है। भला उसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पार्टी कहां पीछे रहने वाली है। एमआईएम पार्टी की तरफ से जो 16 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, वो तमाम के तमाम पूरी मजबूती के साथ क्षेत्र में काम कर रहा है। हालांकि कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो इंशाअल्लाह चुनाव जीतने पर हैं और 2019 में दूसरे स्थान पर थे। हम आपको उन तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट बताएंगे पढ़कर आपके सामने कि आखिर वो कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो बिल्कुल चुनाव जीतने के कगार पर हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं एआईएमआईएम पार्टी के पूर्व विधायक वारिस पठान के बारे में। वारिस पठान को आप जानते हैं, 2014 में बायकल्ला से वो विधायक बने। 5 साल का उनका कार्यकाल रहा, लेकिन उस 5 साल के कार्यकाल में लोगों का दिल उन्होंने जीत नहीं पाया। विकास का जो काम है वो तो कर दिए, लेकिन जो लोगों के साथ आमतौर पर जो मिलना जुलना उठना बैठना होता है, लोगों के दुख सुख में हाजिर होने की बात जहां तक आती है, उस चीज में ये साहब यानी वारिस पठान साहब कुछ हद तक कामयाब नहीं रहे, लोगों के दिल को जीत नहीं पाए। बदले में 2019 में जब फिर से वो बायकल्ला से विधायकी का उम्मीदवार कर रहे थे, उस समय वो चुनाव हार गए और फिर चुनाव हारने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जब 2024 यानी हाल ही में जब विधानसभा चुनाव की फिर से बारी आई, तो ओवैसी साहब ने उसको बायकल्ला से हटा लिया और भिवंडी विधानसभा से अपना उनको उम्मीदवार बना दिया। हालांकि वारिस पठान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये साहब एआईएमआईएम पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं और गजब बोलते हैं। आप भी शायद इनकी वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से देखे होंगे। दूसरे नंबर पर हम आपको बताते हैं कुर्ला विधानसभा से। कुर्ला विधानसभा से एक हिंदू महिला बबीता कृष्णा को एमआईएम पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और उस बबीता कृष्णा के बारे में कहा जा रहा है कि समाज में इनका एक अलग पहचान है, इनकी एक तस्वीर है, हो सकता है कि यहाँ के लोग इसको वोट कर दें और ये चुनाव जीत जाए। तीसरे नंबर पर अतीक खान के बारे में हम आपको बताएंगे, मानखुर्द विधानसभा से, जिसके खिलाफ अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के चुनावी मैदान में है। मानखुर्द विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां पर 2014 में असदुद्दीन ओवैसी ने अपना उम्मीदवार को उतारा था, लेकिन वहां से अबू आसिम आजमी को जीत हासिल हुई थी, लेकिन बहुत ही मुश्किलों के साथ जीत हासिल हुई थी। 2019 में जब विधानसभा चुनाव की बारी आती है तो असदुद्दीन ओवैसी वहां से अपना उम्मीदवार को हटा लेते हैं, सिर्फ यह सोचकर कि अबू आसिम आजमी एक मुसलमान चेहरा है, अगर हम वहां पर चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है कि अबू आसिम आजमी का वोट कट जाए और बीजेपी वहां से चुनाव जीत जाए। अच्छा सोच दिखाकर ओवैसी ने उनको वहां से उम्मीदवार हटा लिया था, लेकिन जब 2024 यानी हाल ही में इस बार जब एमआईएम पार्टी ने वहां से अतीक खान को उम्मीदवार बना दिया, तो वहां से अबू आसिम आजमी भी चुनावी मैदान में कूद पड़े। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि आखिर वहां के लोग यानी मानखुर्द विधानसभा के लोग किस मुस्लिम चेहरा को पसंद करते हैं, क्या ओवैसी को पसंद करते हैं या अबू आसिम आजमी को पसंद करते हैं। हालांकि जब गठबंधन की बात हुई थी तो अबू आसिम आजमी ने कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर ओवैसी का कोई छाप नहीं है, महाराष्ट्र के मुसलमान ओवैसी को अच्छा नेता नहीं मानते हैं, अगर उनको माने रहते तो इनकी हालत ये नहीं होती। यानी महाराष्ट्र में जहां एमआईएम के 2 विधायक हैं, 2 की जगह ज्यादा विधायक होता यहाँ पर। कुल मिलाकर दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं समाजवादी पार्टी के बारे में, तो पूरे महाराष्ट्र में महज एक ही विधायक अबू आसिम आजमी है। वहीं एमआईएम पार्टी के पूरे महाराष्ट्र में 2 विधायक है। मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब है और धूले से फारूक शाह साहब है। कुल मिलाकर फारूक शाह और मौलवी मुफ्ती इस्माइल साहब के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये दोनों इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वहीं चौथे नंबर पर मिराज सांगली से मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से महेश कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। 5वें नंबर पर सम्राट को मिर्जापुर विधानसभा से, 6ठे नंबर पर फारूक शाह को धुलिया विधानसभा से,
7वें नंबर पर सोलापुर से फारूक शाब्दी साहब को, मुफ्ती इस्माइल साहब को मालेगांव से, रईस लश्करिया वर्सोवा से। 10वें नंबर पर सैफ पठान कलवा मुमरा से। 11वें नंबर पर बाइकल्ला से फैयाज खान साहब को। फैयाज खान साहब के बारे में अगर मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी और दे दूं तो फैयाज खान साहब ये पूर्व विधायक हैं और एमआईएम पार्टी के कद्दावर नेता पहले थे। ये चुनाव से पहले एमआईएम पार्टी को नहीं थे, एमआईएम पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए थे, लेकिन हाल ही में फिर से एमआईएम पार्टी में वो शामिल हो गए। तो एमआईएम पार्टी यहाँ से उनको यानी बाइकल्ला से इनको उम्मीदवार बना दिया है। जीत और हार तो मुकद्दर की बात है, कौन जीतेगा कौन हारेगा यह तो 20 नवंबर के बाद 23 नवंबर को क्लियर हो जाएगा। 12वें नंबर पर 13वें नंबर पर नासिर सिद्दीकी साहब औरंगाबाद सेंट्रल से। आप जानते हैं 2014 में औरंगाबाद सेंट्रल से पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब विधायक बने थे। 2019 में लोकसभा चुनाव जीतकर वो पार्लियामेंट पहुंचे थे। 2024 में लोकसभा का चुनाव वो हार गए और अभी यानी इस वक्त जो महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसमें पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब जो है औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा से यानी औरंगाबाद पूर्वी विधानसभा से वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कितने लोग इनको पसंद करते हैं कितने लोग नहीं पसंद करते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। उनको औरंगाबाद ईस्ट छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है, औरंगाबाद जब 2019 में वो लोकसभा का चुनाव जीत गए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए तो वहां से नासिर सिद्दीकी साहब को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2019 के विधानसभा में उम्मीदवार बनाया था, जिसमें उनको 82,000 धमाकेदार वोट मिला था। हालांकि चुनाव नहीं जीत सके थे, दूसरे नंबर पर थे। यही वजह है कि 2024 में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से उनको ही उम्मीदवार वहां से बनाया गया है और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब को औरंगाबाद ईस्ट से उम्मीदवार बनाया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों ये 14 के 14 उम्मीदवारों के बारे में मैं आपको बता रहा था कि इन तमामों के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इन लोगों की स्थिति, इन लोगों की हालत जहां तक चुनाव को लेकर अगर कहूं मैं आपको तो बेहद बेहतर है, बेहद बेहतर है। लोग इनको चाहते हैं और इंशाल्लाह हो सकता है कि इनको इतना ज्यादा वोट मिल जाए कि यह चुनाव जीतकर महाराष्ट्र की विधानसभा पहुंच जाए। हालांकि ओवैसी महाराष्ट्र में वो कल आ रहे हैं, कल के बाद 5 तारीख को कल भी आ रहे हैं, 6 तारीख को परसों भी आ रहे हैं। कुल मिलाकर ओवैसी का लगातार अब जो है महाराष्ट्र में दौरा होने वाला है, सभाएं होने वाला है। कितने लोग ओवैसी की बातों पर मानते हैं, लब्बैक कहते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो भीड़ ओवैसी के उम्मीदवारों के छोटे छोटे पब्लिक मीटिंग में जमती है, जो भीड़ ओवैसी के जो है उम्मीदवारों के प्रोग्राम में जमती है, उसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंशाल्लाह महाराष्ट्र में सिर्फ कुछ नहीं बहुत कुछ होने वाला है। क्योंकि महाराष्ट्र में एमआईएम पार्टी को एमवीए गठबंधन वालों ने अपने साथ गठबंधन लेने से इनकार कर दिया और उसके बाद बदले की आग में तड़प रही एमआईएम पार्टी चुनावी मैदान में 16 उम्मीदवार को उतार दी है। अगर मैं आपको बताऊं कि ज्यादा नहीं 5 से 7 विधानसभा अगर एमआईएम का हो जाए तो इंशाल्लाह इस बार तहलका हो जाएगा पूरे महाराष्ट्र के अंदर। चूंकि आंकड़े जो खबरों के अगर माने तो मैं आपको बता दूं तो किसी भी गठबंधन के पास फुल बहुमत नहीं है कि वो सरकार बना सके। ऐसे में अगर 2-4 विधायकों की कमी दोनों गठबंधनों में से किसी भी गठबंधन को पड़ जाए तो दोस्तों आप सोच सकते हैं अगर एमवीए को 2-4 विधायकों की जरूरत पड़ जाए तो एमआईएम पार्टी खुलकर उनको समर्थन करेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बाकी दोस्तों आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, आपको क्या लगता है कि कौन कौन उम्मीदवार चुनावी मैदान जीत सकते हैं, चुनावी मैदान को अपने नाम कर सकते हैं यानी चुनाव जीत सकते हैं। दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना है।